चलो नया टॉपिक चालू करते हैं। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, ठीक है ना। लेकिन ये टॉपिक चालू करने के पहले ना मैं क्या करता हूँ, वो जो एक एटीसी का डिडक्शन किया था, याद आता है? एटीसी 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 के अंदर है ना एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन करना भूला था कभी भी। बोला था एटीसीसीडी की बात करेंगे। याद करो, हम लोगों ने ये देखा था कि अगर एक एम्प्लॉय, मैं खाली एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, ये कौन है? एम्प्लॉय है। अब ये एम्प्लॉय क्या करता है? अपने एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं, बराबर। इसको बोलते हैं ओन कंट्रीब्यूशन, जिसका एम्प्लॉय को 80 सीसीडी 1 एंड 80 सीसीडी 1B में क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है ना। अब बदले में उसके साथ साथ क्या करता है उस एम्प्लॉय का, बेचारा जो एम्प्लॉयर रहता है, एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से थोड़ा सा पैसा यहाँ पे डालता है। तो एम्प्लॉयर का जो भी कॉन्ट्री जाता है, उस कंट्रीब्यूशन का दो दो अपना ट्रीटमेंट होता है। क्या? एक तो ये टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगा अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, और बाद में उसका 80 सीसीडी 2 में क्या लेते हैं? डिडक्शन, इसका भी मिल जाता है। अब ये जो एनपीएस अकाउंट है ना, ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट में जहां पे ये पैसा जा रहा है ना, इसको बोलते हैं टीयर 1 अकाउंट। क्या बोलते हैं? या फिर मेन अकाउंट, टीयर 1 या मेन अकाउंट बोलते हैं इसको, बराबर। इधर है ना कोई जोलजाल नहीं होता। जितना कंट्रीब्यूशन तेरी सैलरी में से डिडक्ट होके जाना है उतना कंट्रीब्यूशन यहाँ जाएगा। जितना एम्प्लॉयर की जेब से जाना है उतना ही यहाँ जाएगा। अब मान लेते तेरे को कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करना है, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करना है, कहाँ? तेरे एनपीएस। तो क्या तू कर सकता है? क्या तू तेरे एम्प्लॉयर को बोल सकता है कि एम्प्लॉयर कुछ एक्स्ट्रा पैसा काट ले और वो एक्स्ट्रा पैसा भी मेरे एनपीएस में डाल? बोल सकता है ना। तो अगर तुम चाहते हो कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाए, तो तुम तुम्हारे एम्प्लॉयर को ऐसा बोलते हो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पैसा मेरे एनपीएस में डालना है। यानी कि तेरा ही कंट्रीब्यूशन, समझ में आ रहा है? तेरा ही कंट्रीब्यूशन तेरे एनपीएस अकाउंट में जाएगा। है तो तेरा ही कंट्रीब्यूशन, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक्स्ट्रा कॉन्ट्री कर रहा है तू, बराबर है। अभी जो एक्स्ट्रा कॉन्ट्री होगा ना, ये एक्स्ट्रा कॉन्ट्री हमेशा उसके लिए तेरे तेरे को एक अलग एनपीएस अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा। वो देखा जाए तो तेरे मेन अकाउंट से कनेक्टेड ही होगा, लेकिन वो अलग अकाउंट होगा। उसको बोलते हैं टीयर 2, या फिर उसको सेकेंडरी या फिर एडिशनल अकाउंट भी बुलाया जाता है। यहाँ पे एम्प्लॉयर की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और तेरा जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो तो तेरे मेन टीयर 1 अकाउंट में होता है, बराबर। लेकिन अगर तू एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो तू तेरी तरफ से कर, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाया जाएगा तेरा, उसको टीयर 2 अकाउंट बुलाया जाएगा, सेकेंडरी अकाउंट बुलाया जाएगा। वहां पे तेरा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हम तेरे को, जो भी तू कर रहा है वहां पे हम तेरा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये मेन अकाउंट को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते इसको, तो तेरा एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हम टीयर 2 अकाउंट में करवाएंगे। ये टीयर 2 अकाउंट तेरे मेन अकाउंट से कनेक्टेड होगा। ये दोनों अकाउंट एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड, क्योंकि है तो तेरा ही ना। ये दोनों अकाउंट एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड, क्योंकि ये दोनों तेरे ही अकाउंट से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन अब तेरा जो जाता है ना, इसके लिए तू सोच रहा था कि भाई मैं एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो जो भी कंट्रीब्यूशन मैं करता हूँ तो उसका तो मेरे को 80 1 या 1B में डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं? जो नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो डिडक्शन तेरे को मिलता है वो किसके लिए मिलता है? खाली खाली टीयर 1 अकाउंट में जो कंट्रीब्यूशन हुआ ना उसी के लिए मिलता है। तो अब जब तेरे को तेरे एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन का कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, तो क्या तू मोटिवेटेड होगा ये कंट्रीब्यूशन करने के लिए? हटा साला, क्यों एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करे जब उस कंट्रीब्यूशन का मेरे को कोई डिडक्शन मिलने ही नहीं वाला है। जब वो कंट्रीब्यूशन मेरे मेन अकाउंट में जा ही नहीं रहा, उसका मेरे को सीसीडी 1 या सीसीडी 1B का डिडक्शन
मिलने ही नहीं वाला है। समझ में आ रहा है? तो जब तेरे को इसका डिडक्शन मिलेगा ही नहीं तो तू ये सोचता है कि नहीं करना है। अब तू ये एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, मीनिंग दैट गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कम पहुंचा। गवर्नमेंट तो चाहेगी ना कि तू एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कर, कि वो पैसा सरकार के पास है। बोल, लेकिन तू तो नहीं कर रहे। सरकार बोलती है अरे पागल, क्यों एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, करना। नहीं करना है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं, तुम उसका मेरे को सीसीडी 1 या 1B में डिडक्शन नहीं लेते। तो सरकार ने बोला एक काम कर, ये जो भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन तू कर रहा है ना, इसका हम तेरे को सीसीडी 1 या 1B में डिडक्शन नहीं देंगे, इसका हम तेरे को डिडक्शन दे देंगे एटीसी। और ऐसा हम तभी करेंगे जब तू एक एम्प्लॉय होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। कौन सा एम्प्लॉय होगा? और तूने ये टीयर 2 अकाउंट में जो ये कंट्रीब्यूशन किया है, तू चाहता है कि इसका तेरे को एटीसी में क्या मिले, डिडक्शन। तो याद रखना ये जो अमाउंट है ये तू 3 साल के लिए यहाँ पे रखने वाला है। तो ये जो फिक्स करके इसको 3 साल तक तो कम से कम तू यहाँ पे रहने देगा। तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उसी को ये डिडक्शन मिलने वाला है। समझ में आ रहा है? तो अगर तू एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है और जो तू अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन कर रहा है तेरे टीयर 2 अकाउंट में, सेकेंडरी अकाउंट में, जिसका तेरे को सीसीडी 1 या 1B में डिडक्शन नहीं मिलता है, उस अमाउंट का भी आके तो एटीसी में क्या ले सकता है, डिडक्शन ले सकता है। ऐसा वो पॉइंट नंबर 18 में लिखा। प्रोवाइडेड वो जो अमाउंट तो क्या कर रहा है टीयर 2 अकाउंट में डाल रहा है, तेरे को वो प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो 3 साल के लिए वो तो अमाउंट वहां पे रहने देगा, ऐसा बोलते। समझे? बस वही एक पॉइंट था जो मैंने तुमको डिस्कस नहीं किया था। देखो वो मैं पॉइंट बता देता हूँ तुमको, है ना। पॉइंट नंबर 18 था ना, पॉइंट नंबर 18 था। हाँ गया रे डिडक्शन, 12 नंबर। ये दिख रहा है पॉइंट नंबर 18 लास्ट में यहाँ पे 80C में, कंट्रीब्यूशन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू द स्पेसिफाइड एडिशनल और टीयर 2 अकाउंट ऑफ एनपीएस। तो वो जो भी कंट्रीब्यूशन किया गया है उसको भी एटीसी के लिए एलिजिबल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, उसका भी एटीसी में क्या मिलेगा, डिडक्शन। लेकिन ये पहली बार ये आया था असेसमेंट है 2021 में, तब से ये एप्लीकेबल हुआ है, पहले नहीं मिलता था। तो बोला एनी कंट्रीब्यूशन बाय एन इंडिविजुअल असेसी बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द specified additional or tier 2 account of the NPS for the fixed period of 3 years or more in accordance with the scheme notified by the CG shall be allowed as a deduction under ATC as the same does not qualify for deduction under CCD। बराबर है? अब कंट्रीब्यूशन जो किया है नोटिफाइड पेंशन स्कीम में टीयर 1 अकाउंट में जो होगा उसका क्या करना है, 1 और 1B में ले लेना है। वो तो सारे एम्प्लॉयज के लिए और इवन सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए भी अलाउड है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो भी टीयर 2 अकाउंट में जो भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो सीसीडी 1 और 1B में नहीं मिलता है, उसका डिडक्शन सी में मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा, ऐसे इंडिविजुअल एसएससी को जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा। बस बात खत्म। डन। चैप्टर चालू करेंगे वो दूसरा वाला। चलो आ जाओ। देखो अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम है टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अगर तुम समझोगे तो। देखो मैं पहले टीडीएस टीसीएस चालू कर रहा हूँ, है ना। एग्जाम में कंफर्म 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, कंफर्म। कंफर्म का मतलब समझते हो, पक्का। और ये चैप्टर पब्लिक ऑप्शन में निकाल के जाते, तुम भी ऑप्शन में निकाल के जाना, बहुत मजा आएगा। जितना बोलूंगा बस उतना करके चले गए ना, तो बस इससे ज्यादा तुमको और कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप। लेकिन बोलूंगा क्योंकि ये चैप्टर है ना, बहुत सारा बल्क है, इसमें भी बहुत सारी चीजें, लेकिन सारी चीजें तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है पढ़नी। इन लोग ने क्या किया बेशर्मों ने, मालूम है, टीडीएस का चैप्टर जो फाइनल सीए वाला था ना, फाइनल सीए के स्टडी मैटर उठा के कॉपी पेस्ट मार दिए। तो जितना कंटेंट साला उधर है उतना इधर भी डाल दिया। पूछते कितना है, 4 मार्क। 4 मार्क के लिए तुम इतना सारा थोड़ी पढ़ोगे, लेकिन हाँ मेरे को मालूम है क्या कहाँ से पूछते हो लोग, बस उतना बता दूंगा, उतना कर लो, बात खत्म हो गई। और तुम्हारे लिए उतना ही है ना, उतना ही काफी हो जाएगा। समझे? तो सुनो, अब मैं तुमको जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा समझो। ये है ना
एक पेयर है, कौन? पहले मैं टीडीएस का कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, ठीक है? टीडीएस खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपन टीसीएस पे जाएंगे और बाद में एडवांस टैक्स, ठीक है? पेयर है और एक ये पेई है। तो भाई साहब ये जो पेयर होता है, पेई को कोई स्पेसिफाइड टाइप की पेमेंट करता है, स्पेसिफिक पेमेंट्स करता है। अब वो पेमेंट कौन सी पेमेंट्स को स्पेसिफाई किया है? एग्जाम्पल देता हूं, हाँ, एग्जाम्पल। सैलरी पे किया, बोलो। इंटरेस्ट पे किया, रेंट पे किया, कमीशन पे किया, आया ना? कमीशन एंड ब्रोकरेज, ऐसे बहुत सारे अमाउंट है, तो इसको आगे लिख देता हूं एक्सेट्रा। तो बहुत सारे अमाउंट्स है, उसमें से कुछ अमाउंट्स का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया। अब एक पेयर है, ये सारी पेमेंट्स पे को कर रहा है, तो पेयर के लिए बोलो क्या है ये? एक्सपेंस हुआ, आया ना? और पे के लिए ये क्या हो गई? पे को जब भी ये इनकम ये पेयर देगा, तो पेयर पे है ना जिम्मेदारी डाली है कि पेयर पेयर तू जिसको ये पेमेंट कर रहा है, सामने वाले के लिए पेमेंट क्या है? इनकम है। अब पहली बात तो सब लोग अपनी अपनी इनकम पे टैक्स ईमानदारी से तो सरकार के पास भरने आते हैं नहीं। तो हो सकता है कि ये पे ही क्या निकले, बेईमान निकले। इसने तेरे से तो इनकम कमा ली और बाद में सरकार को इस इनकम पे टैक्स भरने ना जाए। और दूसरी बात, अगर तू मल्टीपल लोगों को इनकम दे रहा है, तो तू इकलौता बंदा है जो बहुत लोगों को इनकम दे रहा है ना। अब हमको हर एक बंदे के पास जाना पड़ेगा कि तुमको इनकम हुई टैक्स लाओ, इनकम हुई टैक्स लाओ, इनकम हुई टैक्स लाओ। अरे हाँ के ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी बैंक की बात करता हूँ, बैंक की, बैंक में एफडी एक आदमी रखेगा कि हजारों लोगों का एफडी होगा? इस हजारों लोगों के एफडी पे वो हजारों लोग इंटरेस्ट कमा रहे होंगे। तो अब सोचो, सब इतने सारे लोगों ने इंटरेस्ट इनकम कमाई और सरकार अब हर एक के पास इंटरेस्ट इनकम का टैक्स लेने के लिए जाए, तो तुम्हें नहीं लगता वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है? सरकार को एक एक असेसी के पास पहुंचना पड़ेगा कि भाई तूने इंटरेस्ट कमाया टैक्स भर, तूने इंटरेस्ट कमाया टैक्स भर, तूने इंटरेस्ट कमाया टैक्स भर। एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और दूसरा इतने सारे लोगों के पास पहुंचना प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल भी नहीं है। समझा? और चलो मान लो पहुंच भी गए, तो पहुंचने का खर्चा, वहां से टैक्स कलेक्ट करके आना, उसका खर्चा, समझ में आ रहा है? जितना साला टैक्स कलेक्शन नहीं हुआ, उससे ज्यादा तो टैक्स कलेक्शन का खर्चा हो गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बराना। नहीं समझे? तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं है ना यार, समझो। अब इतने सारे लोग इनकम कमा रहे, लेकिन सबको इनकम देने वाली तो बैंक ही है ना। तो क्यों ना बैंक को ही धप्पा किए दे, बैंक को ही बोला जाए तू जितने लोगों को इनकम दे रही है, सबकी इनकम का टैक्स तू ही काट और तू ही हमको जमा करवा दे। हम सब तक टैक्स लेने के लिए जाए, उससे बेहतर है तू ही सबका टैक्स काट और वो काट के हमको जमा करवा दे। तो इससे फायदा क्या होगा? एक तो जितने भी लोग होंगे जिसको इनकम मिल रही होगी, सबकी इनकम का टैक्स सरकार के पास पहुंचेगा, टैक्स इवेजन नहीं होगा, टैक्स अवॉइडेंस नहीं होगा। और ऊपर से इतने सारे लोगों के पास जाए, टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो ऐसा करके कितना एनर्जी, कितना रिसोर्सेस और कितना टाइम वेस्ट होगा। टैक्स का कलेक्शन का खर्चा भी हो जाएगा, वो खर्चा भी सरकार का बच जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमको एक ही आदमी को पकड़ना है, बैंक को, कि सबकी इनकम का टैक्स तेरे को लेना है और वो टैक्स काट के हमको जमा करवाना है। अब एक आदमी को पकड़ के उससे इंटरैक्ट करना बेटर है कि इतने सारे लोगों को के साथ इंटरैक्ट करना बेटर है? कितना कन्वीनियंस होगा सोचो, और कॉस्ट भी कितना बचेगा सरकार का टैक्स कलेक्शन का, और प्लस कोई टैक्स अवॉइडेंस होगा भी नहीं। समझे? तो इस पर्टिकुलर इंटेंशन को, ये चीज को दिमाग में रखते हुए टीडीएस के प्रोविजंस लाए गए। समझे मैंने क्या बोला? और ऊपर से दूसरी बात यार, टैक्स का कलेक्शन अगर हम असेसमेंट ईयर तक जाने दे, तो इसने इनकम तो प्रीवियस ईयर में कमाई है, और प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम का टैक्स अगर हम कलेक्ट करने के लिए असेसमेंट ईयर में बैठे, तो क्या मालूम असेसमेंट ईयर आते आते इसने अपनी सारी इनकम खर्च कर दी और टैक्स पे करने के लिए इसके पास पैसा ही नहीं है। समझे? तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन सारी समस्याओं का समाधान
TDS। मान लो एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉयर अपने 500 एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहा है, तो 500 लोग मेरे से इनकम कमा के जा रहे हैं, तो क्या आप सरकार 500 लोगों के पीछे दौड़ने के लिए जाए? तो उसके एम्प्लॉयर को ही पकड़ ले कि तू ही सबको इनकम दे रहा है, सबकी इनकम का टैक्स सरकार के लिए तू ही डिडक्ट करो, सरकार को जमा करवा दे। कितना कन्वीनियंस हो गया, समझे? अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली, टैक्स डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है किस में? पेयर पे। यानी कि वो बंदा जो ऐसी पेमेंट्स करेगा, जो पेमेंट्स हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब कोई बंदा सरकार के लिए उसका टैक्स काट के वो टैक्स जमा करवाने के मगजमारी में क्यों पड़े? मैं नहीं काटता, जाओ, मैं तो मेरा बिजनेस करने में बिजी हूं, मैं बिजनेस करूं कि तुम्हारा टीडीएस पीडीएस काटता फिर? एम्प्लॉयर तो बोलेगा ना, बैंक भी बोलेगी, भाई हमारे ट्रांजेक्शन थोड़ी कम होते पूरे दिन में कि हम तुम्हारे लिए टीडीएस काटते बैठे। तुम गवर्नमेंट हो, तुमको इनकम पे टैक्स लगाना है, तुम लोगों के पास जाके इनकम टैक्स का वसूली करो ना, हमको क्यों ये जिम्मेदारी दे रहे हो? भाई हमको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी नहीं चाहिए। ऐसा सब भी बोल के कल्टी मार सकते हैं। तो बोला ये इधर मेरे को जितना बोला ना उतना करने का, नहीं करता जाओ, नहीं करेगा तो टीडीएस नहीं काटेगा, बिना टीडीएस काटे पेमेंट कर देगा, वो पेमेंट हम डिसअलाउ कर देंगे क्योंकि है तो वो तेरा हर इच्छा। मतलब तुम सीधे तरीके से मानोगे नहीं, अगर तुमको इज्जत से बोला जाएगा टीडीएस काटने के लिए, तो पता है वो पीजीबीपी में डिसअलाउंसेस है, वो क्यों है? इसीलिए कि तुम ना चाहो फिर भी तुमको ये हमारे लिए करना पड़े। तुमको सीधे सीधे बोलेंगे तो तुम तो हमारे लिए टीडीएस नहीं काटोगे ना, तो मत काटो टीडीएस। जितना भी पेमेंट किया वो तुम्हारा खर्चा है, तुम डिडक्शन तो हमारे पास से लेने के लिए आओगे, वो अमाउंट हम तुमको डिडक्शन देंगे ही नहीं। टीडीएस नहीं काटोगे तो चलो चुपचाप से टीडीएस काटो, टीडीएस काट के पेमेंट करो, जितना भी तुम्हारा खर्चा हुआ सारे खर्चे का हम तुमको क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। लेकिन टीडीएस का डिफॉल्ट किया तो वो अमाउंट हम तुमको एक्सपेंस बोल के अलाउ नहीं करेंगे, इसीलिए तो वो डिसअलाउंसेस के प्रोविजन है वहां पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूं? तो अब इस पूरे चैप्टर में ना, जब तक टीडीएस के प्रोविजन चल रहे, तुमको क्या बन के सोचना है? एक पेयर बन के सोचना है कि तुम ये वाली पेमेंट्स कर रहे हो, तुम ये वाली पेमेंट्स, तो तुम पे सबसे पहली जिम्मेदारी क्या आएगी बोलो? कि अगर कोई स्पेसिफाइड टाइप की पेमेंट तुमने की तो वो पेमेंट पे तुमको टीडीएस काटना पड़ेगा। टीडीएस काटने की सबसे पहली जिम्मेदारी आएगी। टीडीएस काटा, क्या वो तुम्हारे पापा का पैसा है? क्या वो तुम अपने पास रख सकते हो? गवर्नमेंट ने अपने टैक्स का अमाउंट दूसरे की इनकम में से तुमको डिडक्ट करने के लिए बोला, तुम्हारा काम खाली टैक्स डिडक्ट करना है और वो टैक्स डिडक्ट करके सरकार तक वो टैक्स का पैसा पहुंचाना है। तो क्या तुम टीडीएस जो डिडक्ट किया था वो सरकार को जमा नहीं करवाओगे? तो ये तुम्हारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि तुमको जो टीडीएस काटा था उस काटे हुए टीडीएस को टाइम टू टाइम, ना 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 खाली जमा नहीं करवाना है, खाली जमा करवाने के लिए तो हाँ जमा करवा देंगे, हाँ जमा करवा देंगे, नहीं, हम बोलेंगे उतने टाइम में जमा भी करवाना पड़ेगा। टाइम टू टाइम तुमको पैसा टीडीएस का जमा करवाना पड़ेगा। हर महीने का जो टीडीएस कटेगा ना वो अगले महीने के 7 दिन के अंदर अंदर जमा करवाना। अगर तुमको टीडीएस तुमने सितंबर में काटा था तो सितंबर का टीडीएस 7 अक्टूबर या उसके पहले हमारे पास जमा करवाओ। दिसंबर का टीडीएस 7 जनवरी या उसके पहले जमा करवाओ। ऐसा 7 दिन का टाइम देते हैं। अगले महीने की 7 तारीख या उसके पहले पहले पिछले महीने का टीडीएस जो तुमने काटा था वो सरकार को जमा करवाना पड़ता है। तो खाली टीडीएस काटने से चलेगा? टीडीएस डिपॉजिट भी करवाना पड़ेगा। तो खाली टीडीएस काट लिया, डिपॉजिट करवा दिया, बस इतना ही है तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं। अब हम तुमको बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड में हम तुमको एक पीरियड बताएंगे, क्वार्टर। ये क्वार्टर में तुमने किसको किसको कितनी कितनी कौन सी पेमेंट की, उस पे कितना कितना टीडीएस काटा और वो काट के हमको कब कब जमा करवाया, ये सारी डिटेल क्वार्टरली बेसिस पे टीडीएस रिटर्न बना के हमको दो। तो जो तुम्हारी पूरे साल का इनकम टैक्स का रिटर्न आता है वो तो आएगा ही आएगा हमारे पास, लेकिन इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ साथ तुम्हारा टीडीएस का रिटर्न भी हमारे पास पहुंचना चाहिए। इनकम टैक्स का रिटर्न तो साल में एक बार आता है, लेकिन ये टीडीएस का रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे तुम हमको भरोगे।
उस टीडीएस के रिटर्न में तुम हमको इस क्वार्टर में जितना भी पेमेंट्स तुमने किया, अलग अलग टाइप का, अलग अलग सेक्शन में, समझ में आ रहा है कि कौन सा पेमेंट किया, कितना कितना पेमेंट किया, वो पेमेंट पे क्या रेट पे कितना कितना टीडीएस काटा, वो टीडीएस काट के तुमने हमको कब तक कब कब जमा करवाया, वो सारी डिटेल तुमको वो टीडीएस रिटर्न में देनी पड़ेगी हमें। टीडीएस रिटर्न हर क्वार्टर का वो बनाना पड़ेगा, और वो भी पीरियोडिक बेसिस पे तुमको क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। वो टीडीएस रिटर्न फाइल करने के भी ड्यू डेट्स, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहला क्या करने का, टीडीएस काटना है, फिर टीडीएस काटा है उसको जमा करवाना है टाइम टू टाइम, फिर टीडीएस कितना काटा, कौन सी पेमेंट पे काटा, ऐसे टीडीएस के रिटर्न वो फाइल करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? बस खाली ये 3 जिम्मेदारी, तुमने जिसको पेमेंट दिया है उसको टीडीएस काट के पेमेंट दिया ना, तो वो सामने वाला बंदा उस टीडीएस का हमसे क्या लेने आएगा, क्रेडिट लेने आएगा। कि जब भी सामने वाला बंदा अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा, मतलब जब भी ये पेई अपनी टैक्स लायबिलिटी क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, तो पेई अपनी टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के टाइम पे अपने टैक्स में से वो टीडीएस का भी तो क्रेडिट मांगेगा, हमसे बोलेगा कि हम इतना टैक्स नहीं भरते। क्यों? क्योंकि इतना टैक्स तो उमंग सर ने डिडक्ट करके हमको इनकम दी थी। तो उसके पास ऐसा कुछ एविडेंस तो होना चाहिए कि तूने उसका टीडीएस काटा है और वो टीडीएस तूने हम तक जमा करवाया है। उसके पास ऐसा कोई एविडेंस तो होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम उसकी बात सच माने कि सच्ची में वो टीडीएस कटा था उसका। तो तूने अगर उसका टीडीएस काटा है तो तू उसको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करेगा। क्या इशू करेगा? उस टीडीएस सर्टिफिकेट को एविडेंस माना जाएगा उसके हाथों में कि उसका टीडीएस सच्ची में डिडक्ट हुआ है। किसने डिडक्ट किया वो उसमें से पता चलेगा, कितना डिडक्ट किया वो उसमें से पता चलेगा, वो टीडीएस का पैसा तूने हमको दिया कि नहीं हमको तब तुरंत पता चल जाएगा जैसे वो हमसे टीडीएस का क्रेडिट मांगने आएगा। वो टीडीएस का क्रेडिट मांगेगा सर्टिफिकेट के बेसिस पे, हम देखेंगे चलो ये सर्टिफिकेट में उमंग सर का नाम लिखा है कि इसने टीडीएस काटा था, तो हम चेक करेंगे कि क्या उमंग सर ने सच्ची में इतना टीडीएस काट के हमको जमा करवाया कि नहीं, हम धप्पा कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है किस पे, पेयर। तो एक पेयर बन के ये पूरा चैप्टर पढ़ना है तुमको, समझ में आ रहा है पक्का? तो अब सोचो अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बताओ। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी टीडीएस काटना है, फिर डिपॉजिट करवाना है, फिर टीडीएस के रिटर्न फाइल करने हैं पीरियोडिक बेसिस पे, और फिर टीडीएस के सर्टिफिकेट्स पे को इशू करने हैं। बराबर है ना? अब उनको ध्यान से सुनना, ये सारा काम तुम कर रहे हो एज अ टैक्स डिडक्टर। तुम हमारे लिए, सरकार के लिए टैक्स डिडक्टर का रोल निभा रहे हो। अब कल उठ के तुमने हमारा टैक्स काटा, टैक्स का पैसा वैसा लेके भाग गए, तो हम तुमको किधर पकड़ने के लिए आएंगे? हमको भी तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। तो अपने आप को पहले हमारा टैक्स डिडक्टर बना के आइडेंटिफाई करवाओ। जब तक हम तुमको वो आइडेंटिफिकेशन नहीं देते हैं किसी की भी इनकम में से टैक्स काटने की, तब तक तुम टैक्स नहीं काट सकते। तो पहले तो ये पेमेंट करनी है। अब तुमको पता चला कि ये पेमेंट में से मेरे को टीडीएस काटना है, तो सीधा उठ के टीडीएस काटने मत चले जाना, मर जाओगे। पहले अपने आप को एक टैक्स डिडक्टर बनवाओ कि तुम हमारे बिहाफ पे टैक्स डिडक्ट करने जा रहे हो। लोगों को पता होना चाहिए कि तुम ऑथोराइज्ड हो ये काम करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए तुमको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा टू ऑब्टेन टैन। एक होता है पैन और दूसरा होता है टैन, TAN, जिसको बहुत लोग TD कैन भी बोलते हैं। टैन का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। जैसे पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, वो असेसी का आइडेंटिफिकेशन होता है, वैसे होता है टैन, वो होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। समझ में आया? तो जैसे ही तुम टैन की एप्लीकेशन करोगे, किसकी? टैन की, तो सरकार तुम्हारी एप्लीकेशन के बेसिस पे तुमको एक टैन अलॉट करेगी। टैन का मतलब ये तुम्हारी आइडेंटिटी है एज अ टैक्स डिडक्टर। सरकार ने तुमको ऑथोराइज किया है ये टैन देके कि तुम अब सरकार के बिहाफ पे किसी की इनकम में से, जिसको तुम इनकम दे रहे हो उसकी इनकम में से तुम क्या कर सकते हो, टीडीएस काट सकते हो। टीडीएस तुरंत काटना नहीं है, पहले अपने आप को टैक्स डिडक्टर बनाना है। क्या बनाना है? तो चलो, एक पेयर को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? चलो तुम एक पेयर हो, है ना, और तुमने कोई स्पेसिफाइड वाली पेमेंट की,
तो स्पेसिफाइड पेमेंट में से तुमको टैक्स काटना है, ऐसा पता चला, तो तुमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? टैक्स काट लेना है? नहीं 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 नहीं, अपने आप को पहले टैक्स डिडक्टर बना के आइडेंटिफाई करो। यानी कि तुमको सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर, अप्लाई फॉर टैन, है ना? फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो ये अप्लाई फॉर टैन, टैन इज व्हाट? टैक्स इज अ आइडेंटिटी एज टैक्स डिडक्टर, है ना? टैक्स डिडक्टर की ये आइडेंटिटी है कि कल इस आइडेंटिटी से हम तुमको पकड़ पाए, कोई भी आके हमको ऐसा ना बोले कि उमंग सर ने टीडीएस काटा। उमंग सर कौन भाई? उमंग सर तो उमंग नाम के तो बहुत लोग हैं इंडिया में, कौन सा उमंग ने टीडीएस काटा, कहाँ रहता है, क्या करता है, हमको सब ये टैन नंबर से पता चलता है। सही में ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है जिसका तुम नाम ले रहे हो? समझे कि नहीं समझे? पक्का? अब सोचो, टैन के लिए एप्लीकेशन किया, अब तुमको टैन अलॉट किया, नाउ यू आर एलिजिबल टू डिडक्ट टैक्स, बराबर है? तो अब तुमको क्या करना है? दूसरा स्टेप, डिडक्ट टैक्स, है ना? एक मिनट, मेरे को ये बताओ, टेन की एप्लीकेशन क्या फॉर्म में जाएगी, टेन की एप्लीकेशन कब तक करनी होती है, ये सब पूरा प्रोसीजरल पार्ट है बेटा। इससे रिलेटेड भी प्रोविजंस हैं, लेकिन वो तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी चीजें अभी तुम पढ़ोगे ना, यहाँ पे तुमको क्या पढ़ना है मैं तुमको वही बताऊंगा। किधर तुम्हारा ज्यादा फोकस होना चाहिए वही मैं तुमको बोलूंगा, खाली उधर ही तुम फोकस करने का, क्योंकि बाकी सारी प्रोसीजर चीजें पढ़ने के लिए जाओगे ना, मर जाओगे, कभी ये चैप्टर पूरा ही नहीं हो पाएगा फिर तुम्हारा, समझे? तो टेन का एप्लीकेशन कैसे करना है, क्या फॉर्म में होता है, समझ में आ रहा है? कब तक वो एप्लीकेशन कर देना है, वो सारे प्रोविजंस है, लेकिन वो प्रोविजन पूरा प्रोसीजरल प्रोविजंस है, ना कभी पूछा है ना कभी पूछेगा। वो सब तुम प्रैक्टिकली जब क्या करोगे, तुम्हारा आर्टिकलशिप करोगे, तो वहां पे प्रैक्टिकली वो सारी चीजें तुमको सामने करने को मिलेगी। समझ में आ रहा है? अब तुमको टैक्स डिडक्ट करना है, क्या करना है? बस तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, तुमको इसी पे फोकस करना है। टैक्स डिडक्ट कौन सी पेमेंट पे करना है? अच्छा, पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए, कौन सी पेमेंट है, उस पे टीडीएस क्या रेट पे कटेगा, कब टीडीएस कटेगा, क्या कोई एक्सेप्शन है? बस तुम्हारे लिए यही प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, यही तुमको पढ़ के जाना है एग्जाम में। समझ में आ रहा है? अब टैक्स डिडक्ट हो गया, उसके बाद, उसके बाद डिपॉजिट, क्या? जो तुमने टैक्स डिडक्ट किया था, बराबर है ना? जो तुमने टीडीएस डिडक्ट किया, फिर ये डिपॉजिट कब तक कर देना है, कैसे डिपॉजिट करना है, इलेक्ट्रॉनिक वे में करोगे, कैश में करोगे, चेक में करोगे, कैसे करोगे, डिपॉजिट करने के टाइम पे क्या दूसरी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज है जो तुमको कंप्लीट करनी है, समझे? वो पूरा प्रोसीजरल पार्ट है, उसमें भी तुम्हारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खाली ड्यू डेट्स ज्यादा से ज्यादा याद कर लेने का। क्या एक ही पेज है आईसीआई के स्टडी मैट में, उस एक पेज में वो पूरा प्रोसीजरल पार्ट है, खाली वही एक पेज पढ़ के जाना है, और कुछ मत करना, सच्ची बोल रहा हूँ। पक्का? तो डिपॉजिट हो गया, उसके बाद फाइल टीडीएस रिटर्न्स, क्या फाइल करोगे? फिर इशू टीडीएस सर्टिफिकेट्स, ये सारे प्रोसीजरल पार्ट है, इधर तुम्हारा बिल्कुल भी फोकस नहीं होना चाहिए। किस पे फोकस होना चाहिए? बस खाली इस पे, है ना? तो तुमको है ना, इससे रिलेटेड क्या जानकारी लेनी है ना? अलग अलग प्रोविजंस है, अलग अलग प्रोविजंस है जो चालू होंगे सेक्शन 192 से। कहाँ से चालू होंगे? 192 से जो प्रोविजंस चालू होंगे ना, वो प्रोविजंस 196 तक जाएंगे, 196 डी तक इनफैक्ट जाते हैं, बराबर है ना? हर एक प्रोविजन में क्या लिखा है कि भाई पेयर कौन है, पेई कौन है, कौन सी पेमेंट है,
आया ना? उस पेमेंट पे टीडीएस का रेट क्या है? व्हेन टू डिडक्ट, कब टीडीएस काटना है, और एक्सेप्शंस। समझ में आ रहा है? बस ये 6 पॉइंट हर एक सेक्शन में पढ़ते जाने। ये पेयर, ये पे, ये वाली पेमेंट, इतना टीडीएस इस टाइम पे काटना है। समझे? ये पेयर, ये पे, ये पेमेंट, इतना टीडीएस इस टाइम पे काटना है। ये पेयर, ये पे, इस पेमेंट पे इतना टीडीएस इस टाइम पे काटना है। बात खत्म। यही तुमको पूछेंगे। 4 मार्क इसी का आता है एग्जाम में। तुमको एक केस डाल देंगे, उस केस में बोलेंगे भाई पेयर ये है, पे ये है, ये वाली पेमेंट हो रही है, टीडीएस के प्रोविजंस देख के बताओ कि इस केस में टीडीएस काटना है कि नहीं काटना है, अगर काटना है तो कितना, और नहीं काटना है तो क्यों नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्शन में कवर हो रहा है। समझे? तो हर एक सेक्शन में तुमको यही 6 चीजें पढ़नी है। बराबर है ना? बस इसी पे कॉन्सेंट्रेट करके जाओ, तुम्हारा 4 मार्क पक्का है। बराबर? और बाकी के सारी जो चीजें हैं ना, पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 5, एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 2, वो पूरे प्रोसीजरल पार्ट है। तो मैं इसमें लिखता हूं पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें से पॉइंट नंबर 2 नहीं, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 तो तुमको पूरा का पूरा करना है। समझ में आ रहा है? उसके प्रोविजंस करने। लेकिन पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 5, अदर देन पॉइंट नंबर 2, ये सारे पॉइंट्स प्रोसीजरल प्रोविजंस है। कौन से प्रोविजंस? इसके लिए आईसीएआई का जो स्टडी मैट है तुम्हारा, उसमें पेज नंबर मैं तुमको बताऊंगा, वो बाद में यहाँ पे लिख लेना। बराबर है? वो एक पेज नंबर खाली पढ़ लेना बस। वो पेज नंबर में पूरा समरी आ जाएगा इसका। बराबर? यानी कि टीडीएस पेमेंट करने की ड्यू डेट्स क्या है, वो टीडीएस का पेमेंट कैसे करना है। समझ में आ रहा है? टीडीएस रिटर्न अगर फाइल करना है तो रिटर्न का फॉर्म क्या है, वो रिटर्न कितने पीरियड, मतलब उसकी रिटर्न की पीरियोडिसिटी क्या है, फॉर्म नंबर क्या है, वो टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। समझ में आ रहा है? इधर है ना, मेरा कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है तुमको, खाली एक बार वो पेज पढ़ लोगे तुम्हारा काम हो गया। समझ में आ रहा है? उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बता दिया, खाली जाके तुमको एक बार वो रीड कर लेना है। डन ना? फिर टीडीएस सर्टिफिकेट अगर इशू किया तो टीडीएस सर्टिफिकेट क्या फॉर्मेट में इशू होना चाहिए, उसका फॉर्म नंबर क्या है, टीडीएस सर्टिफिकेट कब तक इशू हो जाना चाहिए, ये सारी बातें तुमको वो उस एक पेज में लिखी है। मैं अभी के अभी वो पेज आइडेंटिफाई करके तुमको दे देता हूँ कि आगे साला मगजमारी ना हो, तो पेज नंबर मैं भूल जाऊँ। ऐसे ही 2 पॉइंट भूल गया था पहले ही। ये सब वही है, नहीं किया रीड, रीड करना ही नहीं है उसको। हाँ हाँ, यही है वो एक पेज, यही है राइट चॉइस बेबी। हाँ हाँ, 7.72। तुमको अब तक जो पढ़ा है उसमें वैसे जो थोड़ा सा भरोसा तो बैठा है ना, जो बोल रहा हूँ सब, है ना? तो पेज नंबर 7.72 का खाली वो एक पेज करना, कोई फालतू की तो दूसरी मत करना, सच्ची बोल रहा हूँ। नहीं तो कभी भी ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। और जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ बस उतना करके चले जाओ। टीडीएस में 4 में से 4 आएगा। बराबर से? बढ़ो आगे। अब सुनो, ये तो तुमने पेयर का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया। हमको अब जितने भी प्रोविजंस पढ़ने हैं वो पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ने। लेकिन थोड़ा पे की भी बात कर लेते ना यार। देखते हैं हमने जो अभी तक सीखा है हमको कितना आता है। मान लो तुम एक पेई हो, मतलब एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉय कौन हो? मैं तुमको सैलरी दूंगा, तो सैलरी पे टीडीएस काटने की जवाबदारी तो तुम्हारी है ना? तुम्हारी है कि मेरी है? तो मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं तुमको सैलरी दूंगा, सैलरी पे टीडीएस काटूंगा, तुम्हारे हाथ में सैलरी आएगी, वो सैलरी तुम्हारी इनकम है। कौन से हेड वाली? सैलरी हेड वाली। तो तुम सैलरी हेड में जो सैलरी में टीडीएस काट के दे रहा हूँ वो टैक्सेबल करोगे ना? तो जब भी पेई को बेशर्मो
जब भी पे को इनकम आएगी तो वो टीडीएस काट के आएगी ना, टीडीएस काट के आएगी ना, तो उसको इनकम क्या आएगी, नेट, नेट इनकम आएगी, उसको बोलेंगे आफ्टर टीडीएस अमाउंट। बराबर है। उसमें क्या करना है, ऐड करना है टीडीएस जो एम्प्लॉयर ने काटा था, और उसको ऐड करके जो ग्रॉस इनकम होगी, बराबर है, वो ग्रॉस इनकम ही ये पे क्या करेगा, टैक्सेबल दिखाएगा एज हिज इनकम। हर एक हेड में अपन ने ये देखा है, सैलरी में भी टीडीएस कटा था तो टीडीएस का अमाउंट ऐड करके ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल कर रहे थे, विनिंग्स में भी टीडीएस कटा था तो विनिंग्स में हेलो टीडीएस ऐड करके ग्रॉस विनिंग्स को टैक्सेबल किया था, इंटरेस्ट में भी टीडीएस कटा था तो इंटरेस्ट में भी टीडीएस ऐड करके ग्रॉस इंटरेस्ट टैक्सेबल। मतलब कोई भी हेड की तुम्हारी इनकम, मतलब जो तुमको इनकम आ रही है ये वाली पेमेंट्स ही आएगी, अगर वो इनकम में से टीडीएस काट के वो इनकम दी गई है तो तुम्हारे पास नेट अमाउंट आया होगा, वो नेट नहीं, किसी भी हेड में तुम तुम्हारी इनकम दिखाओगे तो वो इनकम ग्रॉस करके ही दिखानी। समझ में आ रहा है। फिर करना कुछ नहीं है कि जो भी टीडीएस तुमने तुम्हारी इनकम बना लिया ना, उस टीडीएस का क्या ले लो, क्रेडिट ले लेना, टेक क्रेडिट फ्रॉम व्हाट, टैक्स लायबिलिटी। जब तुम्हारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी तुम कैलकुलेट करोगे कब, असेसमेंट ईयर में, तो उस असेसमेंट ईयर में जो भी टीडीएस था जिसको तुमने अपनी इनकम में से डिडक्ट करवा लिया है, समझ में आ रहा है, उस टीडीएस का आगे जाके क्या ले लेना, क्रेडिट ले लेना। समझे कि नहीं समझे। तो पेई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर पढ़ने के पहले, ये चैप्टर पढ़ने के कुछ कॉमन पॉइंट्स बताऊंगा, जो कॉमन पॉइंट्स बार 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 हर एक सेक्शन में आने वाले हैं। तो तुमको क्या लगता है वो हर एक सेक्शन में वो पॉइंट में बार 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 बोलता रहो और तुम बार बार सुनते रहो और बोर हो जाओ और सो जाओ, तो उससे अच्छा वो पॉइंट पहले ही बता देता हूं कि बार बार वो पॉइंट आए तो मुझे वहां पे ध्यान देने की जरूरत ना पड़े, तुम समझ जाओ, है कि नहीं। तो चलो सबसे पहला सीपी, सीपी मतलब कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट नंबर 1, कॉमन पॉइंट नंबर, याद रखना कि टीडीएस, एक मिनट, पेयर ने पेई को कोई पेमेंट की, आया ना, यूजुअली क्या होता है उस पेमेंट पे टीडीएस पेयर कब काटता है, व्हेन टू डिडक्ट टीडीएस। तो उसके लिए हर एक सेक्शन में तुम देखोगे ना तो ऐसा ही लिखा है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट इन द बुक, विच एवर हैपेंस अर्लियर। क्या बोला, विच एवर हैपेंस अर्लियर, मतलब मैं तुमको जब पेमेंट करूंगा या तो मेरे को टीडीएस तब काट लेना है, या फिर तुम्हारी पेमेंट मैं मेरी बुक्स में क्रेडिट करूंगा तब टीडीएस काट लेना, दोनों में से जो भी पहले होता है। तो अगर मान लो मैं तुमको इंटरेस्ट दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, तो इंटरेस्ट की पेमेंट मैंने पहले की अगस्त महीने में, तो पेमेंट कब हुई, अगस्त में, लेकिन उस पेमेंट को मैंने मेरी बुक्स में रिकॉर्ड किया, क्रेडिट किया, तुम्हारा अकाउंट में मैंने वो इंटरेस्ट क्रेडिट दिखाया, जुलाई में ही दिखा दिया था, तो पेमेंट कब की, लेकिन तूने इसको खर्चा तो जुलाई में ही दिखा दिया है, तो टीडीएस तो तेरे को जुलाई में ही काटना है। मतलब इस इंटरेस्ट का टीडीएस जुलाई में डिडक्ट होना चाहिए। तो ये टीडीएस कौन से मंथ का हुआ, जुलाई मंथ का हुआ, जो अगले महीने की 7 तारीख है उसके पहले हमको जमा करवा देना। नहीं समझा। लेकिन अगर मान लो अगस्त में पेमेंट की और बाद में मैंने मेरे बुक्स में क्रेडिट दिया सितंबर में, तो टीडीएस कटेगी कब, जब क्रेडिट दूंगा सितंबर में तब, कि जब अगस्त में पेमेंट करूंगा तब। तो कौन से मंथ की पेमेंट थी, अगस्त, अगस्त मंथ में टीडीएस काटना है, फिर टीडीएस अगस्त मंथ का हुआ,
मेरे को 7 सितंबर या उसके पहले सरकार को जमा करवाना है। तुमको समझा? सारी पेमेंट्स के लिए टीडीएस कब कटेगा? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर हैपेंस अर्लियर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस आएंगे। इसके कुछ उन एक्सेप्शनल केसेस में टीडीएस काटा जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली। क्रेडिट बुक्स में हुई नहीं हुई, कब की नहीं की, उससे कोई लेना देना नहीं है। पेमेंट के टाइम पे टीडीएस कटना चाहिए। समझ में आ रहा है? कब टीडीएस कटना चाहिए? सारे सेक्शंस में, कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे। तो बस ये जो है ना, अभी मैं चार्ट बनाऊंगा, इसको बाद में तुमको जाके फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्या करना है? तो याद रखना, कोई भी पेमेंट है उसमें टैक्स इज टू बी डिडक्टेड कब? जल्दी बोलो। एट द टाइम ऑफ क्या? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। बराबर है ना? सो ऐसा कौन से सेक्शन में होगा? ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जब ये टीडीएस के सारे सेक्शंस में तुमको पढ़ा दो, उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स आके तुमको फिलअप करने का है। बराबर है? मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शंस में सारे सेक्शंस तुम आके यहीं पे लिखने वाले हो, लेकिन कुछ सेक्शंस तुमको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। एट द टाइम ऑफ, जल्दी बोलो, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली। बराबर है ना? ऐसा कौन से सेक्शन में होगा? वो सेक्शंस तुम आके यहाँ पे लिखोगे। यानी कि बेटा ये सेक्शंस में तुमको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग गलती करवा सकते हैं। बराबर है? तो कुछ 5-6 सेक्शंस आएंगे तुम्हारे सामने, वो 5-6 सेक्शन का सेक्शन नंबर यहाँ पे लिख देने का, बाकी के सारे सेक्शन का नंबर उधर पहले से पहले लिख देना। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल 194C आया, कॉन्ट्रैक्ट फीस की पेमेंट। 194C कॉन्ट्रैक्ट फीस की पेमेंट, उस पेमेंट के टाइम पे, सॉरी, उस पेमेंट में से टीडीएस कब कटेगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो तुम 194C वहां लिख लेना। लेकिन अगर 192 आया, सैलरी, क्या आया? तो सैलरी का टीडीएस सैलरी पे करने के टाइम पे कटता है, तो 192 आके तुम यहाँ पे लिख देना। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे सेक्शन नंबर आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वो सेक्शन पे मैं तुमको आके बोलूंगा कि भाई देख देख, ये सुन सुन सुन, हीरो हीरोइन, इधर टीडीएस कब कट रहा है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। बस उधर खाली ध्यान दे देने का, बाकी सब जगह पे टीडीएस कब कटेगा? पेमेंट और क्रेडिट विच एवर हैपेंस अर्ली। याद रहेगा? चलो, ये पहला कॉमन पॉइंट था, याद रखना है। बराबर है? अब दूसरा कॉमन पॉइंट, CP2, पेयर ने पेई को क्या किया? कोई पेमेंट दिया, है ना? अब ये पेमेंट अगर क्या निकला? सैलरी निकला। ये पेमेंट क्या निकला? और ये सैलरी निकला ना, तो इसका टीडीएस, ये सैलरी इसके टाइम पे जब भी टीडीएस कटेगा एट स्पेसिफाइड रेट। बराबर है ना? एट स्पेसिफाइड रेट, प्लस उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा? सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, अरे है ना? और प्लस 4% HEC भी डालना पड़ेगा। भले ही ये सैलरी तुमने किसी भी पेई को दी हो। एक मिनट, मैं इधर ना ये सैलरी को, इधर नहीं, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, मैं इस सैलरी को इधर बीच में लिख देता हूँ। भले ये
पेमेंट जो सैलरी की मैं कर रहा हूं, मैं किसी भी पे को करूं, ये पे रेसिडेंट हुआ या नॉन रेसिडेंट हुआ, पे कौन हुआ, रेसिडेंट हुआ या नॉन रेसिडेंट, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी पे कर रहा हूँ। या फिर अब देखो, अब अगर पेयर ने पेई को कोई भी पेमेंट की, वो पेमेंट क्या निकली, अदर देन सैलरी, क्या निकली, अदर देन सैलरी। तो उस पे जो टीडीएस कटेगा, टीडीएस एट स्पेसिफिक रेट प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल प्लस HEC, बराबर है ना। ऐसा तभी करना ओनली इफ पेई इज नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी। तो कभी भी किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को कोई भी पेमेंट करते हो, समझ में आ रहा है, उस पेमेंट में से जो टीडीएस का रेट बताया उतना तो टीडीएस काटना ही पड़ता है, प्लस सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होता है और सेस भी एप्लीकेबल होता है तो वो भी ऐड करके काटना पड़ता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हो अदर देन सैलरी, है ना, उस पर तुमको खाली क्या करना है, टीडीएस जो दिया है, जिस रेट पे दिया होगा उस रेट पे टीडीएस काटना है, विदाउट, क्या बोला, विदाउट सरचार्ज एंड HEC। ऐसा तब करना इफ पेई इज अ रेसिडेंट, पेई इज अ, तो अगर तुम्हारा पेई क्या निकला, रेसिडेंट निकला, क्या निकला, तो उस रेसिडेंट पे को कभी भी पेमेंट करोगे, सैलरी के अलावा कोई भी पेमेंट करोगे, समझ में आ रहा है, उस पेमेंट में से जितना रेट बोला है बस उतने रेट पे टीडीएस काटना है, कोई अलग से सरचार्ज या सेस वेस काटने की जरूरत। लेकिन अगर तुमने रेसिडेंट को सैलरी दे दी, क्या दे दी, तो सैलरी में से तो टीडीएस जो कटना है वो तो कटेगा, प्लस सरचार्ज और सेस भी डिडक्ट होता है, समझे। क्योंकि मैंने देखो रेसिडेंट यहाँ पे कवर किया है, रेसिडेंट को क्या दी जा रही है, सैलरी, तो रेसिडेंट को जो सैलरी दोगे उसमें टीडीएस जो कटना है वो तो कटेगा ही कटेगा एप्लीकेबल रेट पे, प्लस सरचार्ज और सेस भी कटेगा। लेकिन रेसिडेंट को अगर तुमने दूसरी कोई भी पेमेंट की अदर देन, तो उसपे जितने एप्लीकेबल रेट पे टीडीएस है बस वही एप्लीकेबल रेट पे टीडीएस काटना है, कोई अलग से सरचार्ज और सेस काटने की जरूरत। लेकिन अगर तुम नॉन रेसिडेंट को, किसी नॉन रेसिडेंट को क्या देते हो, सैलरी, या फिर किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को तुम दूसरी कोई पेमेंट करते हो, समझे, तो वो पेमेंट पे से टीडीएस जो रेट बताया वो तो डिडक्ट करना ही पड़ेगा, प्लस सरचार्ज अगर एप्लीकेबल हो रहा है तो वो भी डिडक्ट करना पड़ेगा, और सेस भी कंपलसरी डिडक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब वो नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी अपने को टैक्स देने नहीं आने वाला है, तो क्या सरचार्ज और सेस देने के लिए अलग से आएगा, तो सरचार्ज और सेस भी उसकी इनकम में से टीडीएस बोल के क्या कर लो, काट लो, समझे कि नहीं समझे। तो जहां जहां रेट बोला है तुमको टीडीएस हमेशा उसी एप्लीकेबल रेट पे डिडक्ट करना है, अगर पेमेंट किसको हो रही है, रेसिडेंट को, हाँ या ना। लेकिन अगर पेमेंट हो रही है नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को, तो जितना रेट बताया वो रेट पे टीडीएस काटना पड़ता है, प्लस सरचार्ज अगर एप्लीकेबल होता है, प्लस सेस अगर एप्लीकेबल होता है, तो वो सब मिला के जो टीडीएस का वो मिला के आएगा, वो टोटल रेट पे बाद में तुमको टीडीएस काटना पड़ता है, समझे मैंने क्या बोला। लेकिन अगर सैलरी की पेमेंट करते हो तो सैलरी की पेमेंट अगर तुम किसी रेसिडेंट को करो या नॉन रेसिडेंट को, उस पर तो भाई तुमको सरचार्ज और सेस एप्लीकेबल हो रहा होगा तो वो डिडक्ट होके करना, सॉरी वो ऐड करके भी वो डिडक्ट करना पड़ेगा, बराबर छे। ये दूसरा पॉइंट तुमको समझ में आया अभी, चलो। अब ये जो दूसरा पॉइंट हुआ ना, उसके बाद दो कॉमन पॉइंट अब तक बताए हैं मैंने, कितने, दो कॉमन पॉइंट मैंने तुमको बताए। अब मैं एक एक करके तुमको टीडीएस के सारे प्रोविजंस बताना चालू करता हूँ, फिर जैसे जैसे कॉमन पॉइंट आते जाएंगे मैं उसको CP3 CP4 CP5 करके ऐसे बताते जाऊंगा, क्लियर है, पक्का। चलो सबसे पहला हम लोग जाएंगे सैलरी में, सेक्शन 192, कौन सा सेक्शन,
देखो टीडीएस के प्रोविजंस में एक सेक्शन 190 है, दूसरा एक सेक्शन 191 है, उधर जो भी लिखा है ना खाली एक बार रीड मारने का, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का उसमें, समझा? 190 और 191 ये क्या कहता है, ये सेक्शन मैं तुमको बता देता हूं, बराबर है? ये कहता है कि ये मान लो प्रीवियस ईयर है, क्या है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर 2 साल होते हैं ना अपने, तो अपना मान लो प्रीवियस ईयर, अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है और इसका रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कौन सा है 27। अब ये जो असेसमेंट ईयर होता है इसमें क्या होता है, क्या हो रहा है, क्या कंप्यूटेशन हो रहा है, कैलकुलेटर ले रहे हो और नोटबुक पेंसिल ले रहे हो और तुम कैलकुलेटर लेके नोटबुक पेंसिल पे टोटल इनकम कैलकुलेशन कर रहे हो कि प्रीवियस ईयर में तुम्हारी टोटल इनकम कितनी आई थी, प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम कितनी है, समझ में आ रहा है? और उस टोटल इनकम का टैक्स कितना है वो खाली कंप्यूटेशन हो रहा है, क्योंकि वो टैक्स चार्ज हम असेसमेंट ईयर में करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम चार्ज असेसमेंट ईयर में करेंगे तो उसका कलेक्शन भी असेसमेंट ईयर में करेंगे। असेसमेंट ईयर में अगर कलेक्शन करने बैठे तो दिक्कत हो जाएगी। प्रीवियस ईयर तुमको खाली कमाते हुए हम देखें कि हाँ बेचारा कमा रहा है कमा रहा है कमा रहा है कमा रहा है कमा रहा है, फिर प्रीवियस ईयर खत्म होगा ना, फिर असेसमेंट ईयर में हमारे पास आएगा और हमको आके टैक्स भर के जाएगा, तंबूरा साला। एक तो पूरा साल तुम्हारे लिए वेट किया, इनकम कमाएगा और आके बाद में क्या करेगा, टैक्स भरेगा। असेसमेंट ईयर आया, भाई साहब गायब, सीधा मिस्टर इंडिया। फिर हमको कितना तुमसे फॉलोअप करना पड़ेगा, कितनी बार तुमको याद करवाना पड़ेगा कि भाई टोटल इनकम कैलकुलेट करो, उसका टैक्स आ गया वो टैक्स भरो, टैक्स भरो, टैक्स भरो। अगर टैक्स का कलेक्शन भी असेसमेंट ईयर में हो रहा होता तो तकलीफ हो जाती। तो हम क्यों इतना वेट करें भाई असेसमेंट ईयर आने का, जब प्रीवियस ईयर में इनकम कमा ही रहे हो और उस इनकम में से थोड़ा थोड़ा करके टैक्स पे कर ही सकते हो, तो कलेक्शन भी हम क्यों ना असेसमेंट ईयर में ही कर ले। टैक्स जो हम तुमसे चार्ज करने वाले हैं असेसमेंट ईयर में, उसका कलेक्शन हम असेसमेंट ईयर में नहीं करेंगे, उसका कलेक्शन हम प्रीवियस ईयर में ही कर लेंगे, इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, इन द फॉर्म ऑफ टीसीएस, इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। थोड़ा थोड़ा करके कमाते जाओ, उसमें से पे करते जाओ, कमाते जाओ, उसमें से पे करते जाओ। इसको बोलते हैं पे एज यू अर्न। क्या बोलते हैं? तो अब असेसमेंट ईयर में तुम्हारा क्या हो रहा है, कंप्यूटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कंप्यूटेशन होगा जल्दी बोलो? टोटल इनकम का, कौन से प्रीवियस ईयर के, इस पे बाद में टैक्स डिटरमाइन किया जाएगा, टैक्स लायबिलिटी क्या हुई, डिटरमाइन होगी, है ना, ऑन अबव क्या, टोटल इनकम। और ये जो टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हुई, ये जो टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हुई, ये टैक्स चार्ज किया जाएगा इन द असेसमेंट। लेकिन भाई साहब जो टैक्स हम असेसमेंट ईयर में तुमको चार्ज कर रहे हैं, ये टैक्स की कलेक्शन हम प्रीवियस ईयर में ही कर लेंगे। इस टैक्स का कलेक्शन इसका हम प्रीवियस ईयर में ही करेंगे। और इसका कलेक्शन होगा कैसे, पे एज यू अर्न। कलेक्शन तो हम तुमसे ही करेंगे, लेकिन कुछ टैक्स हम तुमसे कैसे ले लेंगे, कमाते जाओ, कमाई हुई इनकम में से टैक्स बोल के कटते जाएगा, या टैक्स बोल के कलेक्ट होगा या टैक्स बोल के डिडक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पे एज यू अर्न जिसमें कुछ टैक्स टीडीएस या टीसीएस के फॉर्म में कट जाएगा, या फिर एडवांस टैक्स के फॉर्म में भरोगे। समझ में आया? इतना समझे कि नहीं पहले ये बताओ। अब रुको, गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी कि इस साल की जितनी भी इनकम्स है ना, उसमें से कुछ इनकम स्पेसिफाई कर दे जिसपे टीडीएस कट जाए।
लेकिन ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि सारी इनकम्स पे टीडीएस काटा जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, ये सारे कस्टमर्स मेरे को इनकम देके जाएंगे, तो टीडीएस काटना है तो ये कस्टमर्स को ही टीडीएस काटना पड़ेगा ना। जो कस्टमर मेरे को इनकम देंगे टीडीएस काटते चले जाएंगे, इनकम देंगे टीडीएस काटते चले जाएंगे, इनकम देंगे टीडीएस काटते चले जाएंगे। अब गवर्नमेंट उनके पीछे भागे तो उस केस में टीडीएस काटना तो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो जिसके जिसके जो जो पेमेंट्स के केस में टीडीएस कट सकता है उन सारी पेमेंट्स को तो स्पेसिफाई कर दिया है, उन सारी इनकम्स को तो स्पेसिफाई कर दिया है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तुम कुछ ऐसी भी तो इनकम्स कमा सकते हो ना जिन इनकम्स में से टीडीएस कटना प्रैक्टिकली नहीं है। टीडीएस कटवाया तो कन्वीनियंस होने के बजाय इनकन्वीनियंस हो जाएगा। बाद में साला वो टैक्स डिडक्ट जो हुआ है उसको कलेक्ट करने के लिए हमको अलग से मगजमारी करना पड़े। तो भाई सारी इनकम्स नहीं, लेकिन जितनी भी इनकम्स हो सकती है वो सारी इनकम्स वो लोग ने क्या किए, स्पेसिफाई कर दिए, जिसमें से टीडीएस कट के सरकार को तो मिल ही जाएगा। लेकिन कुछ पेमेंट्स, कुछ इनकम्स तुमको ऐसे भी आएंगे ना ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जिस इनकम में से टीडीएस कटना पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। तो उन इनकम्स पे तुमसे टैक्स हम कब लेंगे? असेस ना 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 ना, उसको भी हम प्रीवियस ईयर में ले लेंगे इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स के प्रोविजन ही इसलिए बनाए हैं क्योंकि प्रैक्टिकली तुम्हारी सारी इनकम्स पे टीडीएस कटवाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितनी भी इनकम पे टीडीएस कट जाता है उसके अलावा बाकी की जो सारी इनकम बचती है उस पर तुमसे ही टैक्स लेंगे इन द फॉर्म ऑफ एडवांस टैक्स। लेकिन सारा टैक्स, सारी इनकम्स का हम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही कलेक्ट करेंगे, जैसे जैसे कमाते जाओगे वैसे वैसे। अब असेसमेंट ईयर आएगा, असेस ईयर में तुम्हारा टोटल इनकम कैलकुलेट होगा और तब जाके पता चलेगा कि तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आई। वो टैक्स जो हम तुमसे चार्ज कर रहे हैं ना, उस टैक्स का कलेक्शन हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, टीसीएस एंड, इसलिए ये वाले टैक्सेस को प्रीपेड टैक्सेस भी बुलाया जाता है, क्योंकि चार्ज होगा बाद वाले साल में लेकिन ले लिया जा रहा है पहले। समझे? इसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड टैक्सेस। और बाद में ये सारे प्रीपेड टैक्सेस का तुमको क्या मिल जाता है? क्रेडिट फ्रॉम योर टैक्स लायबिलिटी, जो तुमने अभी निकाली है। समझ में आ रहा है? कलर कलर येलो कलर, जो टैक्स लायबिलिटी तुमने असेसमेंट ईयर में निकाली ना, उसी टैक्स लायबिलिटी में से उसका क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। और ये क्रेडिट मिलने के बाद, क्या बोला? ये क्रेडिट मिलने के, अगर तुम्हारे पास कोई पॉजिटिव अमाउंट अभी भी बच रहा है तो इतना टैक्स तुम्हारी इनकम का था जो तुमको प्रीवियस ईयर में ही भर देना चाहिए था, तुमने प्रीवियस ईयर में नहीं भरा। अब ये तुम असेसमेंट ईयर में भरो, खुद असेस करके। ये अब हम तुमसे असेसमेंट ईयर में कलेक्ट करेंगे। सोचो असेसमेंट ईयर में टैक्स कितना कम आएगा तुमको देने का। एक साथ उतना सारा टैक्स, उतनी सारी इनकम पे एक साथ लिया जाए तो तुमको भी प्रॉब्लम होगी और साला हमको भी टेंशन पड़ा रहेगा क्या कि कहीं भाग भाग गया तो सारा टैक्स का अमाउंट हाथ से चला। अब तुम भाग भाग भी जाओगे तो तुम्हारे पास से छोटू सा अमाउंट टैक्स हमको लेना था, वही नुकसान होगा। और इतना छोटू सा टैक्स पे करने के लिए तुम भी मगजमारी नहीं करोगे, तुमको भी स्ट्रेस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये तभी आएगा ना जब टैक्स लायबिलिटी जो तुमने कैलकुलेट की है वो अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू द टैक्स जो तुमने ऑलरेडी भर दिए है, तो ये अमाउंट आएगा। इसको बोलोगे नेट टैक्स पेएबल। क्या बोलते हो इसको? अच्छा, ये नेट टैक्स पेएबल कौन पता लगाएगा? तुम ही खुद पता लगाओगे ना, तुम ही सेल्फ असेस करोगे ना, तो इसको तुम सेल्फ असेस्ड टैक्स भी बुलाते हो। समझ में आ रहा है? अब ये सेल्फ असेस्ड टैक्स तुमको कब पता चला? प्रीवियस ईयर में पता चला कि असेसमेंट ईयर में? तो ये तुमको भरना है ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। और जब तक तुम ये फाइनल नहीं भरोगे ना तब तक तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले इस साल की जितनी भी टैक्स लायबिलिटी वो नील करो, सारी की सारी टैक्स लायबिलिटी पे करो, उसके बाद तुम्हारा रिटर्न फाइल होगा। समझे? अच्छा, यहाँ पे अगर अमाउंट नेगेटिव आया तो इसका मतलब तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी कम आई थी और तुमने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो टैक्सेस भरे हैं वो इस लायबिलिटी से ज्यादा भर दिए। तो अब असेसमेंट ईयर में से, असेसमेंट ईयर में ये अमाउंट तुम हमसे क्या कर लो? रिफंड बोल के क्लेम कर लो।
ये रिफंड क्लेम है तुम्हारा, समझ में आ रहा है? अब इस रिफंड के साथ साथ हम तुमको इंटरेस्ट भी देते हैं। इस तरीके से पूरा तुम्हारा टैक्स का कलेक्शन किया जाता है। और उस टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है तुम्हारा टीडीएस टीसीएस, एंड फिर आएगा एडवांस टैक्स। वही तुम अभी पढ़ने जा रहे हो। समझे बेटा कि नहीं समझे? पक्का ना? एकदम इजी है कि नहीं? अब इस चीज को देखो, इजी बना रहा हूं तो प्लीज थोड़ा इसमें मेहनत कर लेना। यही चीजें तुमको 190 और 191 में लिखी। अब तुमको याद आता है, तुम्हारी इनकम का टैक्स तुमसे ही लिया जाएगा। तुम्हारी इनकम का टैक्स तो तुम ही भरोगे, लेकिन कुछ टैक्स तुम्हारी इनकम में से टीडीएस बोल के कट जाएगा, टीसीएस बोल के चला जाएगा, और कुछ टैक्स तुम एडवांस टैक्स बोल के भरोगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और जो भी बचा कुचा टैक्स होगा वो तुमको ही भरना है ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। बराबर है? लेकिन कभी कभी तुमको मालूम है, तुम्हारी कुछ इनकम का टैक्स तुम्हारा एम्प्लॉयर भी भर देता है, तुम्हारे नॉन मॉनिटरी पर्पसेस का टैक्स, जो तुम्हारे लिए 1010CC में क्या हो जाता है, एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो वो भी एक तरीका है तुम्हारी इनकम पे से टैक्स लेने का, कि तुम्हारी इनकम का टैक्स तुमसे कैसे कलेक्ट किया जाता है। सेक्शन 190 191 बोलता है ऐसे कलेक्ट किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सारी इनकम का टैक्स तुम्हारे पास से ही ऐसे लिया जाए। तुम्हारी कुछ इनकम का टैक्स तुम्हारे एम्प्लॉयर के पास से भी आ जाता है हमको। नॉन मॉनिटरी इनकम का टैक्स जो तुम्हारा एम्प्लॉयर भरता है, जो तुमको 1010CC में क्या हो जाता है, एग्जाम, वो भी तुम्हारी इनकम का टैक्स है, जो हमको तुमसे इस तरीके से नहीं आ रहा है, तुम्हारे एम्प्लॉयर की जेब से आ रहा है। तो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तुमको जो भी नॉन मॉनिटरी परकोसेट्स दिए होंगे, उस नॉन मॉनिटरी परकोसेट्स का जो भी टैक्स है, देखा जाए तो वो तुम्हारी सैलरी में से टीडीएस बोल के कटना चाहिए था, जो नहीं कटा था क्योंकि वो एम्प्लॉयर ने उसकी जेब से भर दिया था तो वो भी तुम्हारा ही इनकम टैक्स, जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही भरा गया है। तुमने नहीं भरा, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने भर दिया है। समझे? अब सोचो कि कोई अमाउंट तुमको पेमेंट बोल के दिया जा रहा है, कोई अमाउंट अगर तुमको पेमेंट बोल के दिया जा रहा है, अब उस पेमेंट में से टीडीएस काटना था, क्या करना था? एम्प्लॉय ने मतलब जो पेयर है उसने टीडीएस काटा ही नहीं, जो पेयर है उसने टीडीएस। अब सोचो, सरकार तुमसे टैक्स लेने के लिए आ रही है, बोल रही है कि भाई ये वाली इनकम का टैक्स हमको दो। तुम बोलोगे हाँ, ये इनकम का टैक्स तो टीडीएस बोल के कट जाना चाहिए था। उसने टीडीएस बोल के नहीं काटा, तुमको नहीं दिया, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब वो मैं टैक्स नहीं भरूंगा, फन करके चमाट गिरेगा। अगर जो टैक्स तेरी इनकम में से टीडीएस बोल के कटना चाहिए था, वो टैक्स अगर पेयर ने टीडीएस बोल के नहीं काटा है ना राजा, तो ये मत समझना कि वो टैक्स तेरे को नहीं भरना है। वो टैक्स तो तेरे से ही वसूल किया जाएगा, जो उसने डिडक्ट नहीं किया था। तेरी इनकम का टैक्स तो हम तेरे से ही वसूल करेंगे। समझे? हाँ, बाद में उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या एक्शंस लेती है उसको असेसिंग डिफॉल्ट माना जाएगा। उससे बाद में असेसिंग डिफॉल्ट बना के उससे पेनल्टी इंटरेस्ट लिया जाएगा, वो अलग। लेकिन तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि उसकी गलती, उसने टीडीएस नहीं काटा, उसने मेरा टैक्स नहीं काटा और तुम तक नहीं पहुंचाया, तो मैं वो टैक्स नहीं भरूंगा, ऐसा तुम नहीं बोल सकते। अगर उसने टीडीएस नहीं काटा था तो वो टैक्स भाई जो तुम्हारी इनकम का है वो तो तुमको देना ही पड़ेगा। या तो तुम एडवांस टैक्स बोल के खुद भर देना अभी, या फिर असेसमेंट ईयर में वो आके सेल्फ असेसमेंट टैक्स के फॉर्म में तुमसे लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बहुत बार ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने टीडीएस काट लिया लेकिन गवर्नमेंट तक वो पैसा पहुंचाया नहीं। तो बताओ, क्या वो टैक्स अब गवर्नमेंट तुमसे लेगी? मतलब एक तो उसने भी तुम्हारी इनकम में से टैक्स काट लिया, सरकार बोल रही है कि हम तक तो वो टैक्स पहुंचा ही नहीं है, तो हम तो पेयर को जानते ही नहीं है। तुमने इनकम कमाई, तुमसे ही टैक्स लेंगे, तो साला दूसरी बार तुमसे सरकार टैक्स लेने के लिए आएगी, उसको पकड़ा जाएगा। समझ में आया कि भाई जो भी टैक्स तूने काटा है वो टैक्स चुपचाप से जमा कर, और टैक्स तूने जमा नहीं करवाया था वो टैक्स तेरे से लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन तुमको वो प्रूफ करनी पड़ेगी कि पैसा टैक्स काट के आया है और वो टैक्स उसने तुमको नहीं जमा करवाया। इसमें मेरी क्या गलती? सरकार, तुमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसने तुम्हारा नाम लेके टीडीएस काट लिया, और वो टीडीएस मैं तो यही सोच के बैठा हुआ हूं कि तुम तक पहुंच गया होगा, और तुम तक नहीं पहुंचा तो उसमें मैं क्या करूं? तुम्हारी गलती, तुम नहीं कलेक्ट कर पाए उसके पास से।
अब मैंने थोड़ी बोला था कि जाके वो टैक्स सरकार को मत देना, उसने नहीं दिया तो तुम उसको पकड़ो ना। तो ऐसा टैक्स तुमसे वसूल नहीं किया जाएगा जो ऑलरेडी टीडीएस बोल के काट लिया गया है और गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाया गया है। समझ में आ रहा है? और ऐसे टैक्स का तुमको कोई क्रेडिट भी तब तक नहीं मिलेगा जब तक गवर्नमेंट तक पहुंचेगा नहीं। कॉमन सेंस है ना यार। लेट अस वसूलोफाई दैट टैक्स। अगर हम वसूल करेंगे तो ही तो वो टैक्स कटा है उसका तुमको क्रेडिट मिलेगा, हम तक आएगा तो। अब हम तक भी नहीं पहुंचा तो हमारा भी नुकसान, तो तुम्हारा भी नुकसान, हम क्या करें? समझे? कि जितनी भी बातें मैंने अभी तुमको गोल गोल घुमाई ना, वही सेक्शन 190 और 191 में दी। घर पे बैठ के मस्त उसको पढ़ने का आज, बराबर है? यही तुमको दिखेगा। अब 190 और 191 के बाद आएगा तुम्हारा 192। 192 यहां से तुम्हारे डीएल टीडीएस प्रोविजंस चालू होते हैं। अब 192 एकदम सिंपल है, जो बोलता है पेयर कौन होना चाहिए। सेक्शन 192 बोलता है पेयर कौन होना चाहिए, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर एक पेयर है, बराबर है ना? पे कौन होना चाहिए, एम्प्लॉय। देखो 6 पॉइंट्स हमेशा हर एक सेक्शन में 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट पेयर कौन है, दूसरा पॉइंट पेई कौन है और कौन सी पेमेंट की जा रही है। समझ में आ रहा है? फिर उस पेमेंट पे क्या रेट पे टीडीएस कटेगा, कब टीडीएस कटेगा और कहीं कोई एक्सेप्शन है कि नहीं है। बस ये 6 पॉइंट के बारे में हर एक सेक्शन में बात करनी है अपने को, बराबर है? तो पेयर कौन है, पे कौन है। अब तीसरा पॉइंट पेमेंट कौन सी हो रही है, सैलरी की पेमेंट हो रही है। अब ये सैलरी की पेमेंट जिस एम्प्लॉय को हो रही है वो एम्प्लॉय रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉयर कोई भी पर्सन होगा, क्या बोला, उस एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय की जो सैलरी दी जा रही है उस सैलरी में से क्या कटना पड़ेगा, टीडीएस अंडर सेक्शन 192 एट व्हाट रेट, एट 115 BAC और नॉर्मल रेट। या तो 115 BAC रेट्स पे वो टीडीएस काटेगा या तो नॉर्मल रेट्स पे वो टीडीएस काटेगा। अरे हाँ के ना, जो भी रेट्स, क्या बोला, जो भी रेट्स इस एम्प्लॉय के लिए क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। तो जो भी रेट पे एम्प्लॉय को उसका टैक्स पे करना है वही रेट उसकी सैलरी पे लगा के उस रेट पे जो टैक्स कैलकुलेट होके आया है वो टैक्स तेरी सैलरी में से काटा जाएगा। समझ में आया? लेकिन ये टीडीएस काटा कब जाएगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ओनली। पेमेंट और क्रेडिट whichever is earlier, ना 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 ना, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अच्छा पेमेंट तुमको नहीं लगता है मंथली होगी तो टीडीएस भी मंथली कटेगा, लेकिन टैक्स तो तुमने पूरे साल की इनकम का, पूरे साल का अमाउंट डिडक्ट किया है, पूरे साल का टैक्स कैलकुलेट किया है। तो पूरे साल का टैक्स हर महीने की सैलरी में से कटेगा कि पूरे साल का टैक्स पूरे साल की सैलरी में से कटेगा। क्योंकि ये रेट जब तुम लगाओगे तो ये रेट लगा के जो भी तुमने टैक्स निकाला होगा, अरे हाँ के ना, ये रेट तुमको किस पे लगाना है, उसकी टैक्सेबल सैलरी पे लगाना है। तो ये टैक्सेबल सैलरी पे, इस सैलरी पे तुमको ये रेट लगाना है, अरे हाँ के ना। तो जो रेट तुमने लगाया वो तो पूरे साल का रेट है और ये भी पूरे साल की सैलरी पे लगेगा। तो पूरे साल की सैलरी पे पूरे साल का रेट लगाया है तो टैक्स तो पूरे साल का आया ना। तो पूरे साल का टैक्स मंथली सैलरी में से कैसे डिडक्ट होगा, इसको पूरे साल में इस टैक्स को अलोकेट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12। डिवाइड बाय, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो एक तो तुमको पूरे साल की सैलरी निकालनी पड़ेगी पहले। किसको निकालनी पड़ेगी, एम्प्लॉय को नहीं निकालनी बाबा, एम्प्लॉयर निकालेगा कि मेरे एम्प्लॉय की कितनी सैलरी है। ये तो उसको ईयर के स्टार्टिंग में ही निकाल लेनी पड़ेगी। सर ईयर के स्टार्टिंग में कैसे पता चलेगा, अरे मेरे को नहीं मालूम हुआ कि मैं तुमको पूरे साल की कितनी सैलरी देने वाला हूँ, मैं तो तुम्हारा एम्प्लॉयर हूँ यार, तो मेरे को तो मालूम ही होगा ना कि मैं तुमको कितनी सैलरी देने वाला हूँ। तो पूरे साल की जो सैलरी एस्टिमेटेड बेसिस पे होगी कि भाई पूरे साल में मैं तुमको इतनी सैलरी देने वाला हूँ, वो मेरे को पहले से ही पता है।
तो उस सैलरी को, उस सैलरी पे अब अपन क्या लगाएंगे, रेट लगाएंगे। कौन से वाले? लेकिन एक मिनट, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछो, तुमको पूरे साल की जो मैं टैक्सेबल सैलरी दे रहा हूँ वो तुम्हारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम, तो जब तुम्हारी टैक्सेबल सैलरी ही बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से, आर यू लायबल टू पे एनी टैक्स ऑन दैट? तो क्या वो मैं तुमको टीडीएस बोल के काटूंगा? तब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं। एक्सेप्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा? जब पूरे साल की जो टैक्सेबल सैलरी मैं तुमको दे रहा हूँ, अरे हाँ कि ना, वो तुम्हारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम निकली, तो मैं कोई टीडीएस नहीं काटूंगा। लेकिन अगर मैं पूरे साल की जो तुमको सैलरी दे रहा हूँ वो अगर तुम्हारी टैक्सेबल सैलरी तुम्हारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा निकली तो, अच्छा तुम्हारी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये कोई भी आ सकती है अगर तुम ऑप्शनल में हो, समझ में आ रहा है? लेकिन डिफॉल्ट में हो तो 4 लाख, समझ में आ रहा है? अच्छा तुम ऑप्शनल में हो कि डिफॉल्ट में हो, ऐसा मेरे को कौन बताएगा? तुम ही बताओगे ना। तो जब साल चालू होगा, तुमसे मेरे को कुछ भी पता नहीं चला कि तुम ऑप्शनल में हो के डिफॉल्ट में, तुमने डिक्लेरेशन दिया ही नहीं मेरे को, तो मैं तो मान के चलूंगा तुम डिफॉल्ट में हो। तो डिफॉल्ट रेट पे 115 बीएससी वाला रेट लगाऊंगा और वो रेट लगा के तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगा। तुमको समझ में आ रहा है जिंदगी में क्या कर रहा हूं मैं? लेकिन अगर तुम मेरे को एक ऐसा डिक्लेरेशन देते हो कि सर मेरा टैक्स ऑप्शनल रेट पे डिडक्ट करो, डिफॉल्ट रेट पे डिडक्ट मत करो, तो जो तुम्हारा डिक्लेरेशन तुमने किया होगा उसके बेसिस पे मैं ऑप्शनल रेट पे तुम्हारा टैक्स कैलकुलेट करके वो टैक्स काटूंगा। लेकिन अगर तुमने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया, अगर तुमने मेरे को कुछ बोला नहीं, तो भाई रेट तो अब तो 115 बीएससी की टैक्स रेजिम डिफॉल्ट है। ये सुनो, जब तुम तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, जब तुम तुम्हारी टोटल इनकम निकालोगे, उसमें तुम कुछ भी कर सकते हो बाद में। ऐसा नहीं कि एक बार तुमने मेरे को बोल दिया कि सर डिफॉल्ट रेट पे टीडीएस काट लो या फिर ऑप्शनल रेट पे टीडीएस काट लो तो वो तुम्हारा रेजिम फिक्स हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो टीडीएस काटने के टाइम पे तुम मेरे को खाली इतना बता दो कि ऑप्शनल पे काटोगे, डिफॉल्ट पे काटो, वो लेके मैं टीडीएस काटूंगा। लेकिन जब तुम एक्चुअली में सैलरी कमा लोगे, जब तुम एक्चुअली में तुम्हारा टोटल इनकम का कैलकुलेशन करोगे, जब तुम एक्चुअली रिटर्न फाइल करोगे, तो उस रिटर्न में हो सकता है कि तुम ऑप्शनल फॉलो करो, यहाँ पे तुमने डिफॉल्ट पे टीडीएस कटवाया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? हो सकता है अभी तुमने डिफॉल्ट पे टीडीएस ना कटवाया हो, ऑप्शनल पे टीडीएस कटवाया, बाद में तुम जाके डिफॉल्ट फॉलो कर लो, तो वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टीडीएस काटने के लिए अभी तो बता दो कि मैं क्या करूं, जो तुम बोलोगे वो रेट पे मैं टीडीएस काट लूंगा। लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो मेरे को तो डिफॉल्ट पे ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो डिफॉल्ट ही है अब से। समझ में आ रहा है? तो चलो अब बताओ, तुम्हारी पूरे साल की सैलरी जो मैं तुमको दूंगा, क्या बोला है ना, इसका एक्सेप्शन क्या है ये बता दो जल्दी से। नो टीडीएस अंडर सेक्शन 192 if taxable salary is less than or equal to basic exemption limit, तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। बराबर है सर? पक्का? रुक ना रुक, अभी तो ये शुरुआत ही हुई है। अभी मैंने कहा बोल दिया कि खत्म है। तुम हल्का, मैं तुम्हारे सामने थाली परोस रहा हूँ ना अभी। पहले रोटी डाला है, फिर सब्जी डाला, फिर चावल दाल, सबको उठा के एक साथ खा लेगा? फिर थोड़ा थोड़ा करके खाएगा? तो तेरे को सब एक साथ खा लेना कैसे चलेगा? तो पहले मैं अभी परोस रहा हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके खा। हाँ, फिर मजा नहीं आया तो सर थोड़ा नमक कम है, तो फिर मैं नमक डालूंगा। तो थोड़ा चाट मसाला, तो चाट मसाला भी डाल। फिर तेरे डाउट मेरे को लेके आ, फिर मैं बोलूँ कि अभी पूरा थाली परोस लिया अब खा लो। नहीं सर मजा नहीं आ रहा है, देखने में अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो फिर गार्निशिंग फिर ऊपर से करूंगा। समझे कि नहीं? इतना पहले ये बताओ। बस यही है तुम्हारा टीडीएस ऑन सैलरी। अब देखो इस टीडीएस के अंदर है ना बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। बेसिक प्रोविजन तो यही है, लेकिन इसमें छुपा हुआ बहुत है। सबसे पहले ये लोग बोलते हैं कि एक एम्प्लॉयर है, वो अगर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है, एम्प्लॉय रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉय की सैलरी में से एम्प्लॉयर क्या करेगा, टीडीएस काटेगा एज पर सेक्शन 192। और वो टीडीएस एम्प्लॉयर क्या रेट पे काटेगा? उस रेट पे काटेगा जो नॉर्मल रेट होगा या 115 बीएससी रेट होगा जो एम्प्लॉय को एप्लीकेबल।
तो एम्प्लॉय को जो एप्लीकेबल रेट है वो एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए। उस एप्लीकेबल रेट पे एम्प्लॉयर क्या करेगा, टीडीएस काटेगा। अब एप्लीकेबल रेट उसको कौन सा वाला है, कुछ नहीं बोला है, तो डिफॉल्ट है। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि डिफॉल्ट ना करके ऑप्शनल पे काटा जाए, तो ऑप्शनल रेट पे टीडीएस कैलकुलेट किया जाएगा पहले। अब ये जो टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट होगा वो पूरे साल की सैलरी पे कैलकुलेट करना है, एकदम बिगिनिंग ऑफ द ईयर की शुरुआत में। क्योंकि भाई मैं तो तुमको सैलरी अप्रैल महीने से देने का चालू करूंगा, तो अप्रैल से ही मेरे को टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि टीडीएस काटना है पेमेंट के टाइम पे, और पेमेंट सैलरी की साल में एक बार नहीं होती है, मंथली होती है। तो जब हर मंथ पेमेंट की जाएगी तब हर मंथ टीडीएस काटा जाएगा। तो टीडीएस हर महीने की सैलरी क्रेडिट होगी, हर महीने की सैलरी पे होगी, रिचेवर इज अर्लियर, तब काटा जाएगा। नहीं, जब हर महीने की सैलरी पे की जाएगी तब टीडीएस काटा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अप्रैल की सैलरी अगर मान लो 5 मई को दी, तो उस सैलरी का टीडीएस 5 मई यानी कि मई मंथ का टीडीएस, समझ में आ रहा है, जो 6 जून या उसके पहले भरना पड़ेगा। क्लियर है? मई मंथ की सैलरी अगर 5 जून को पे की